हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज है आई थिंक, मैं डेट भूल गया यार। आज है आई थिंक 12 नवंबर और आज मंडे है। आज मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे को ना मेरा ऑफिस रहता है गुड़गांव में और मैं रहता हूँ मेरठ में। तो मंडे ट्यूसडे मैं गुड़गांव में रहने के बजाय मेरठ से अप डाउन करता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को ये रास्ता दिखाऊँ कि मेरठ से गुड़गांव जाने में कितना टाइम लगता है और कैसा रूट है। एक नया एक्सप्रेसवे भी बन गया है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। 2-3 साल हो गए हैं इसको बने हुए। तो वो कैसा है, उसका टोल का रेट क्या है वगैरह वगैरह। तो अगर कोई दिल्ली से मेरठ आ रहा है या कोई मुजफ्फरनगर या हरिद्वार वगैरह से कभी मेरठ जो कभी गया नहीं है और उसने वो एक्सप्रेसवे ये रूट देखा नहीं है, सो उसके लिए थोड़ा इन्फो वीडियो हो जाएगा। और जो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ ये मेरी गाड़ी है नेक्सॉन। ये पेट्रोल है, सेकंड टॉप मॉडल है। तो इसमें सनरूफ और यहाँ पे वो क्रूज कंट्रोल नहीं है, बाकी ये टॉप मॉडल वाले सारे फीचर्स हैं। अभी मैं चल रहा हूँ यहाँ से। अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अभी मेरा मैप देखो अगर आप, तो मैंने गुड़गांव का डाल रखा है अपने ऑफिस का एड्रेस। और यहाँ पे एक सेकेंड, अगर आप यहाँ पे देखो तो 100 किलोमीटर का मेरा रूट है। 1 घंटा 52 मिनट, मतलब अराउंड 1 आवर 50 मिनट मेरे को दिखा रहा है और 4:27 में पहुँच जाऊँगा। अभी टाइम हो रहा है 2:35। अभी जो मैं हूँ, अभी मैं मेरठ हरिद्वार हाईवे पे हूँ। ये एक्सप्रेसवे नहीं है, अभी एक्सप्रेसवे ज्वाइन होता है आपका परतापुर से। तो परतापुर जैसे ही आप पहुँचोगे वहाँ से आपका टोल कटेगा अराउंड 165 रुपीज़ का वन वे। और अगर आप उसी 24 आवर्स में अगर आप वापस आते हो तो तब आपका कटता है 85 रुपीज़, उसका 50%, तो राउंड ऑफ करके 85 लेते हैं। और ये एक्सप्रेसवे मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मेरे क्लोज है। इसका क्या रीज़न है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ इस वीडियो में। बट तब तक आप इस वीडियो में बने रहिए और अपना इंटरेस्ट, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मेरे साथ एक इस हाईवे पे एक स्कैम भी हो गया है और उसको भी मुझे आज एड्रेस करना है। तो मेरे ख्याल से 4:30 के बजाय मैं थोड़ा 5 बज जाएंगे। एक पेट्रोल पंप पड़ता है एक्सप्रेसवे पे, उस पर मेरा एक स्कैम हो गया था, तो वो भी मेरे को चेक कराना है वहाँ पे। वो स्कैम क्या हुआ था मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा अभी। यहाँ पे हम एंटर हो गए हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में। आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, वेलकम टू दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। इसके आगे टोल प्लाजा आता है जो टोल प्लाजा पे जहाँ पे आपका टोल कटेगा। और ये टोल डिस्टेंस के हिसाब से है। अगर आप गाजियाबाद में एग्जिट कर लेते हो या नोएडा में एग्जिट कर लेते हो तो उस हिसाब से किलोमीटर के हिसाब से आपका टोल कटेगा। बट अगर आप पूरा कंप्लीट दिल्ली तक जाते हो तब आपका पूरा 165 रुपीज़ का टोल डिडक्ट होगा। इस टोल प्लाजा पे जब भी आप आओ ना, तो आपको एक हैक बता रहा हूँ, आप हमेशा बिल्कुल राइट वाले टोल पे जाओ, बिल्कुल राइट, जैसे मैं जा रहा हूँ। क्योंकि मोस्टली राइट वाले टोल प्लाजा पे ना बहुत कम टाइम लगता है और बहुत ही कम लोग आते हैं। ये वाले टोल पे, इस पे बहुत ही कम टाइम लगेगा आपका। लाइक वन ऑफ दी हैक है जो मैंने मतलब एक पैटर्न ऑब्जर्व करा है कि राइट वाले पे, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट वाले पे आओ तो थोड़ा टाइम कम लगता है। ये हमने टोल कर लिया है क्रॉस। अब देख रहे हो आप, ये रोड देख रहे हो, ये रोड आने वाली रोड है वैसे, बट इन्होंने टोल थोड़ा एक्सटेंड कर रखा है जाने वाले में, क्योंकि जाने में ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं। तो ये एक मेरा हैक था। अब यहाँ से रोड बिल्कुल मक्खन है सराय काले खां तक। फुल 6 लेन रोड है, 3 लेन इस साइड जाने के लिए और 3 लेन आने के लिए। और इस पूरे एक्सप्रेसवे पे ना 3 स्पीड लिमिट्स हैं, 3 स्पीड लिमिट्स हैं। एक तो है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपको मेंटेन करनी होती है अक्षरधाम तक। अक्षरधाम के बाद फेज 2 स्टार्ट होता है, जहाँ पे स्पीड लिमिट है 70 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद जब आप दिल्ली मेट्रो से जाते हो तो वहाँ पे आई थिंक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन करनी होती है। तो ये जब 100 से 70 में ड्रॉप होता है ना, तो बहुत लोगों को पता नहीं होता और काफ़ी लोगों का चलान हो चुका है। खुद मेरा भी हो रखा है, मेरी गाड़ी का चलान। सो वो जो स्पीड कैमरा आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन सा कैमरा है, जहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ही छोटा सा लिखा हुआ है वहाँ पे कि 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है। काफ़ी लोग ध्यान भी नहीं करते और निकल जाते हैं। बीच में जो कैमरेज पड़ेंगे उस पर आपकी स्पीड लिमिट लिखी हुई भी आती है,
जो डिजिटल मीटर्स लगे रहते हैं, जहाँ पे आपको स्पीड लिमिट भी दिखती है, आपकी गाड़ी की कितनी स्पीड लिमिट है अभी करंट। सो वो भी है, बट वहाँ अक्षरधाम पे ये होता है कि एकदम से 70 हो जाता है और आपको स्पीड अपनी मेंटेन करके 70 तक लानी होती है। सो अभी जब मैं ना 2 दिन पहले, आई थिंक सैटरडे नाइट को, मैं दिल्ली से वापस आ रहा था। मैं कुछ काम से गया हुआ था वहाँ दिल्ली, और जब मैं दिल्ली से वापस आ रहा था ना, तो मैंने इस हाईवे पे एक हवाई रेस्टोरेंट पड़ता है। तो उस हवाई रेस्टोरेंट पे 2 पेट्रोल पंप है। एक मेरठ से जब आप दिल्ली जाते हो तब लेफ्ट साइड में पड़ता है, क्योंकि मैं दिल्ली से वापस आ रहा था तो मैंने दिल्ली से मेरठ वाली साइड पे, मतलब अपोजिट साइड में पेट्रोल डलवाया था। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने 2000 रुपये का कुछ पेट्रोल डलवाया अपनी गाड़ी में, और जब उसने मेरे कार्ड से पेमेंट करी तो जब पर्ची बाहर निकली ना, तो उसमें पेमेंट फेल्ड लिखा हुआ है। तो उसने कहा कि आपका पेमेंट फेल्ड हो गया है। तो मैंने कहा ठीक है, और मेरे को कोई SMS नोटिफिकेशन भी नहीं आया बैंक की तरफ से। तो मैंने कहा भाई जेन्युइन होगा, क्या पता नेटवर्क वगैरह की वजह से पेमेंट नहीं हो पाई होगी, फेल हो गई होगी। उसके बाद उसने दोबारा से दूसरी मशीन से पेमेंट करी तो उससे पेमेंट हो गई, और मेरे को कोई SMS नोटिफिकेशन आया ही नहीं। तो मैंने कहा कभी कभी लेट आता है तो कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं संडे को उठा सुबह, तो मैंने देखा कि मेरी तो 2 ट्रांजेक्शन हो रखी हैं 2,000 रुपये की, और दोनों जेन्युइन ट्रांजेक्शन है, और कोई रिफंड भी नहीं आएगा कि जेन्युइन। तो मैंने कहा जब चलो कब भी कोई बात नहीं, मैं 24 घंटे का वेट करता हूँ, क्या पता दूसरी वाली पेमेंट का मंडे तक रिफंड आ जाए। मतलब कि मेरे से डायरेक्ट हुआ था तो डेबिट हुआ था, तो क्या पता वापस क्रेडिट हो जाएंगे। बट अभी तक कुछ क्रेडिट वगैरह हुआ नहीं है। तो मेरे को डाउट हो रहा है कि लगता है इन्होंने मेरे दोनों बार, अब मैं बोल नहीं रहा हूँ भी कि स्कैम है, क्या पता जेन्युइन उनकी फॉल्ट हो, क्योंकि पर्ची पे पेमेंट फॉल्ट लिखा हुआ है। तो मेरे पास वो पर्ची है, वो यहाँ पे दोनों के स्क्रीनशॉट लगा दूंगा स्क्रीन पे। बट अभी भी तभी मैं एक बार उनसे ही अपनी जो ये बात है उनके सामने रखना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अब देखते हैं उन लोगों का क्या इस पर रिप्लाई होता है, नहीं है। बाकी मैंने अपने बैंक में भी बात नहीं करी है, मैंने अभी सिर्फ अपना स्टेटमेंट वगैरह देखा है क्रेडिट कार्ड का, तो उसमें दोनों में जेन्युइन डेबिट हो रखे हैं मेरे में, कोई रिफंड वगैरह कुछ आया नहीं है। मतलब 4,000 रुपये का ट्रांजेक्शन हो रखा है। तो मेरा केस सिर्फ वो 2,000 रुपये को लेके है कि वो मेरे गलत डायरेक्ट हुए हैं मेरे अकाउंट में से। तो वो मुझे उनसे बात करनी है, तो वो मैं पेट्रोल पंप पे दिखा दूंगा। पता है अभी क्या हुआ, मैंने अभी अपना ये फ़ोन रिकॉर्डिंग के लिए लगा रखा था, तो ये सारा इतनी जल्दी गर्म हो गया। iPhone 13 है वैसे, बड़ी जल्दी गर्म हो गया ये तो गर्म हुआ तो वो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। यार आज मैं इस वीडियो के चक्कर में ना ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। अब मैं सब डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं करूं क्या, वीडियो बनाऊं या सीधा ऑफिस निकलूं। अभी उस पेट्रोल पंप पे भी जाना है, 3 बज चुके हैं। ये देख रहे हो, मोदी नगर का रास्ता जा रहा है यहाँ से। ये मोदी नगर मुरादनगर की मेरी बड़ी स्टोरी है। तो जब ये पहले ही एक्सप्रेसवे नहीं होता था तो हमें मोदी नगर मुरादनगर वाला रूट लेना पड़ता था। अब मोदी नगर मुरादनगर वाले रूट में क्या था ना कि उसमें ट्रैफिक बहुत हैवी होता था, क्योंकि कोई और रूट था नहीं हरिद्वार से या मेरठ से कोई दिल्ली जाना है कि उसके लिए, और उस पर ट्रैफिक होता था बहुत गंदा। और मैं उस टाइम पे ऑफिस जाया करता था बस से, बस से मैं मोस्टली, क्योंकि मैं गुड़गांव रहता था तो गाड़ी वगैरह थी हमारे पास, पर मैं गाड़ी तक यूज़ नहीं करता था। तो मैं गाड़ी से जाता, बस से जाता था वैशाली मेट्रो स्टेशन तक, वैशाली मेट्रो से मेट्रो लेके मैं जाता था गुड़गांव तक। अब उसमें क्या होता था कि मोदी नगर मुरादनगर में इतना ट्रैफिक, मैं बस में ना सही बता रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ लेता था परतापुर पहुँचते ही कि भगवान इसके बाद और ट्रैफिक ना मिले मुझे, मैं आराम से बिना ट्रैफिक के निकल जाऊँ। तब ना मैंने एक प्रण लिया था, मैंने कहा कि जिस दिन इसके ऊपर से एक्सप्रेसवे निकालो भगवान, और वो जब एक्सप्रेस मोदी नगर मुरादनगर के ऊपर से निकलेगा ना, मैं इस मोदी नगर मुरादनगर में थूकते हुए जाऊँगा। इतना मैं इस मोदी नगर मुरादनगर में ट्रैफिक की वजह से परेशान हुआ हूँ। कभी कभी तो पता है मेरे को 6-6 घंटे लगे हैं, 6-6 घंटे दिल्ली से मेरठ आने में। बस के अंदर बैठा हुआ हूँ मैं 6-6 घंटे। एक बार तो 8 घंटे लग गए थे दिल्ली से मेरठ आने में, बस के अंदर बैठे बैठे सड़ गया मैं। 8 घंटे में बताऊँ, पंजाब से मेरठ आता था ट्रेन से, और यहाँ 2 घंटे के रास्ते में 6-6, 8-8 घंटे। तो जब से ये एक्सप्रेस वे बना ना, मतलब मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश था। मतलब पूरे मेरठ में शायद कोई खुश हुआ होगा ना, तो वो अकेला मैं आऊँगा। और भी अगर कोई इससे खुश है तो वो कमेंट्स में बताओ।
बट मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा खुश तो मैं हूँ इस एक्सप्रेस वे को लेके, और कोई नहीं। ये 600 रुपये भी मांगते ना, टोल प्लाजा वाले में 600 रुपये भी दे देता। 165 रुपये हैं, पहले 85 कुछ 95 था, फिर उन्होंने 165 बड़ा 120 था, फिर उन्होंने 165 कर दिया। मैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को टाइम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8-8 घंटे मैं रोड पे नहीं बैठा रहना चाहता, और गाड़ी से तो इसलिए यही रीज़न था गाड़ी से ना जाने का। इतने ट्रैफिक में भैया मेरी बस की नहीं थी गाड़ी चलाना, क्लच पे पैर रख के दर्द थकान अलग हो जाती थी। देखो ये जो एग्जिट आ रहा है ना, यही है वो हवाई रेस्टोरेंट के लिए एग्जिट, ये वाला। अब ये एग्जिट लेके ना मेरे को इसके रॉन्ग साइड जाना है, मतलब दूसरी साइड जाना है, और वहीं पे वो वाला पेट्रोल पंप है। ये रहा, अभी धूप में दिख नहीं रहा है, बट ये वाला, ये है वो हवाई एरोप्लेन रेस्टोरेंट। अब यहीं से आप एग्जिट लोगे तो एक लेफ्ट साइड में पेट्रोल पंप आएगा, ये एचपी का पेट्रोल पंप है, और जो राइट साइड में है वो है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। तो मैंने राइट साइड में जो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है वहाँ पे डलवाई थी, तो वहीं पे चलता हूँ मैं और अपना पूछता हूँ। इंडियन ऑयल का ही एक्चुअली, दोनों साइड इंडियन ऑयल का ही है। ये वाले में डलवाई थी मैंने। अब इनका ऑफिस ढूंढना है, ऑफिस हो रहा। तो भाई ये ऑफिस था इनका, तो मैंने यहाँ पे अपना इशू बता दिया इन्हें कि मेरा इशू क्या था। तो उन्होंने मुझे एक रेजोल्यूशन बताया है। अब वो रेजोल्यूशन क्या होता है, वो रेजोल्यूशन क्या है वो तो बताता हूँ मैं थोड़ी देर में। पहले यहाँ से निकलता हूँ। सही बंदा था यार जिसने बात करी, मतलब काउंटर पे बैठा हुआ था, सही बंदा था। मैंने वहाँ पे कैमरा ऑन नहीं करा, मैंने कहा ऐसे किसी को सीधा स्कैमर चिल्ला दूँ, बंदे बुरा मान जाते हैं। तो मैं बताता हूँ हुआ क्या। तो ये है हवाई रेस्टोरेंट। मैं नहीं गया कभी इसमें, बस मैंने बाहर से ही देखा। तो भाई बताता हूँ हुआ क्या। तो मैं उसके अंदर पास गया, दोनों पर्ची मैंने उसको दिखाई। मैंने कहा कि भाई मेरी ये 2 पर्ची है, दोनों पे देख ले। एक पे पेमेंट फेल्ड लिखा हुआ है, और दूसरी वाली जो पर्ची है इसमें मेरे पैसे कटे हैं। तो पहली 2000 की पेमेंट फेल्ड वाली पर्ची है, और दूसरी 2000 रुपये की जिसमें पैसे कट गए वो वाली पर्ची है, बट मेरे पैसे कट गए दोनों में। तो उसने कहा कि भाई कुछ भी नहीं है, आप एक काम करो, 48 आवर्स में ना मोस्टली ये पैसे वापस आ जाते हैं। तो आपका जो कार्ड का जो कस्टमर केयर नंबर होगा। मैंने कहा हाँ है। कह रहे कस्टमर केयर पे एक बार बात कर लो और उनको दिखा देना कि मेरे पास ये पेमेंट फेल्ड की पर्ची है, मेरे पैसे डिडक्ट हो गए हैं, बट मेरे वापस नहीं आए हैं। मोस्टली 48 आवर्स में वापस आ जाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्योंकि मैंने 24 आवर्स वेट किया, 24 आवर्स में तो कुछ हुआ नहीं। तो उसने कहा कि हाँ ऐसा होता है, आप एक बार कर लो कस्टमर केयर पे अपने बैंक के बाद, वो मोस्टली वो लोग वापस भेज देंगे। अगर तब भी नहीं होता तब फिर आप हमारे पास वापस आ जाना। मैंने कहा कि भाई ठीक है। मैंने उससे भी पूछ लिया, मैंने कहा कि और लोगों का भी ऐसा होता है? तो उसने कहा कि बहुत होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा मैं क्या बोलता, मैंने कहा ठीक है मैं एक बार अब बैंक से बात करता हूँ। वैसे मैंने अभी बैंक से बात करी नहीं है, मैंने सिर्फ अपना स्टेटमेंट ही देखा था। तो मैं एक बार जो मेरी रिलेशनशिप मैनेजर है बैंक की, HDFC बैंक की, मैं उससे बात करता हूँ और उसको इशू दिखाता हूँ, तो देखते हैं वो क्या बोलती है। हाँ तो अभी मैं स्कैम बोलूँगा नहीं जब तक बैंक से बात नहीं हो जाती, क्योंकि मैंने इन्हीं करा पेट्रोल पंप का। मैंने जैसे गूगल पर सर्च मारा तो इसी का एक स्कैम लिख के एक बंदे ने ट्वीट कर रखा था। कुछ ज़्यादा रिट्वीट भी नहीं थे उस पर, बट ऐसे जल्दी ट्रस्ट होता नहीं है किसी पे। पर जो उसने बोला चलो वो करके देख लेते हैं, एक बार बैंक से बात कर लेते हैं, क्या पता बैंक ने ही वापस रिफंड ना करे हो, क्योंकि डिडक्ट हो जाते हैं ना। आपने मोस्टली होगा ना, हम कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद बैंक से वापस आने में टाइम लगता है। तो अभी 24 घंटे हुए हैं, सैटरडे को हुआ था नाइट में, अभी संडे नाइट में 24 घंटे हो गए, अभी 48 घंटे होने में टाइम अभी रहता है। तो क्या पता तब में वापस आ जाए। भाई अभी तो नोएडा तक नहीं पहुँचे हैं, आज तो वीडियो के चक्कर में बहुत लेट हो जाएगा भाई। ये वीडियो यार वीडियो भी डालना है ना, आपके लिए बताना है मुझे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के बारे में। अरे मैंने वीडियो में ना शायद गलत बोल दिया कि 11 नवंबर आज, वो 12 नवंबर आज एक्चुअली 11 नवंबर है। क्योंकि भाई मेरे को रियलाइज़ हुआ कि 9 नवंबर को सैटरडे था जब मेरे साथ वो वाला इशू जो हुआ था अभी, जो स्कैम वाले जो बोल रहा हूँ मैं। तो और आज मंडे है तो आज 11 हुई ना, तो आज 11 नवंबर है। तो अभी हम गाजियाबाद पहुंच चुके हैं। गाजियाबाद अब किसी को जाना हो तो वो एग्जिट ले सकता है यहाँ से, और उसके बाद आएगा नोएडा।
नोएडा के बाद अक्षरधाम, अक्षरधाम के बाद सराय काले खां। ये देखिए नोएडा और गाजियाबाद का एग्जिट आएगा आगे से। जिसने भी महानुभाव ने वो एग्जिट मिस कर दिया तो उसका बहुत लंबा कट जाता है अगले 7-8 किलोमीटरों के लिए, तो वो एग्जिट ये मिस ना करे। इधर ये दिल्ली सराय काले खां वाली रोड पे। मतलब मैं बोलता हूँ लंबा कट जाता है, बहुत सही में बहुत लंबा कट जाता है जो ये एग्जिट मिस करते हैं। अगला कट कम से कम 15 किलोमीटर तक उसको एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no आएगा यमुना बैंक क्रॉस करते ही आपका सराय काले खां है, और वहाँ पे आके दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस में ख़त्म हो जाता है क्योंकि आप दिल्ली में एंटर हो जाते हो। उसके बाद आप दिल्ली में एम्स से होते हुए गुड़गांव पहुँचते हो, तो मैं वही रूट लूँगा। वो थोड़ा सा रूट मैं दिखाऊँगा, और थोड़ा सा इस वीडियो को शॉर्ट रख रहा हूँ क्योंकि मेरे को ऑफिस में जल्दी पहुँचना है। मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ पे मेरा टाइम दिखा रहा है 4:43 पहुँचने का, 4:30 से मेरा ऑफिस होता है, तो 13 मिनट तक मैं ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। वही तो सराय काले खां से सराय काले खां से पहुँच के फिर मैं ले लेता हूँ बारापुला वाला रोड। अब बारापुला रोड पे ये मतलब एम जाने का एक ये रास्ता है, एक सीधा रास्ता है, सराय काले खां सीधे चले जाओ तो वो भी एम्स ही पहुँचाएगा आपको। फिर वहाँ से आप धौला कुआं होते हुए गुड़गांव जा सकते हो, बट मैं मोस्टली ये बारापुला वाला लेता हूँ क्योंकि इस पर थोड़ा ट्रैफिक कम रहता है, और क्योंकि और कोई रेड लाइट वगैरह भी नहीं रहती है, तो मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। सो ये रोड मेरे को पहुँचा देगा किदवई नगर तक। किदवई नगर के बाद मैं वहाँ से एम्स का सर्कल ले लेता हूँ, रिंग रोड ले लेता हूँ, और फिर एम्स वाले रोड पे आने के बाद वहाँ से सीधा धौला कुआं, और धौला कुआं के बाद तो सबको पता ही है सीधा आपका NH-48 पे आप ज्वाइन हो जाते हो। नेक्स्ट ना आपकी स्पीड यहाँ पे कट होती है। यहाँ पे आपको 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड मेंटेन करनी होती है, और यहाँ पे भी कैमरा लगा हुआ है, और यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े रहते हैं। ये एम्स वाला रास्ता ही है बारापुला वाला, और यहाँ पे देख रहे हो सारी गाड़ियाँ इकट्ठी हो गई क्योंकि यहाँ पे जो कैमरा लगा हुआ है ना वो है 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड का कैमरा, और यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रैफिक पुलिस वाले भी रहते हैं। अब हम आ गए एम्स वाले रोड में, तो एम्स से धौला कुआं, सराय काले खां से हम गए बारापुला रोड पे जो मैंने आपको दिखाया, जहाँ पे जेलन स्टेडियम पड़ा था, और जेलन स्टेडियम के बाद वहाँ से हमने रिंग रोड पकड़ा एम्स के लिए। एम्स पहुँचने के बाद अब हम धौला कुआं की तरफ जा रहे हैं, जो जहाँ धौला कुआं पहुँचते ही हम NH-48 से कनेक्ट हो जाएंगे, जो हमें सीधा लेके जाएगा गुड़गांव साइबर सिटी। ये लेफ्ट साइड में बिल्डिंग देख रहे हो, ये इंडिया का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन रहा है। मजाक नहीं कर रहा, सही में डाल के देख लेना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिल्ली। और ये ट्रैफिक में तो चलना ही पड़ेगा यार, धौला कुआं तक ऐसे ही रहता है। तो देखिए मैं आ चुका हूँ NH-48 पे, मेरे को दिखा रहा है गुड़गांव और टर्मिनल 3 के जाने के लिए। बस ये रास्ता है सीधा, ये रास्ता सीधा साइबर सिटी ले जाएगा मेरे को। ये आ चुका है महिपालपुर वाला ट्रैफिक। तो एक और मेरा सपना है कि महिपालपुर के ऊपर से भी एक फ्लाईओवर बने और मैं महिपालपुर पे भी थूकता हुआ जाऊँ। यहाँ पे बहुत जाम लगता है यार। तो भाई ये पहुँच चुके हैं हम गुड़गांव ऑफिशियली। सामने आप लोगों को एम्बियंस मॉल दिखना भी स्टार्ट हो गया होगा। बस एम्बियंस मॉल के पीछे वाला ही मेरा ऑफिस है, वहाँ पे मैं अपनी गाड़ी पार्क करता हूँ, फिर वहीं पे आपसे साइन ऑफ करते हैं इस पूरे वीडियो को। मैं 2:30 बजे निकला था आई थिंक मेरठ से, और 4:52 पे पहुँचा हूँ। तो कुछ 20-22 मिनट इसलिए लग गए थोड़ा वीडियो वगैरह बनाने के चक्कर में, अदरवाइज़ 2 घंटे में आप आराम से पहुंच जाते हो। तो ये था मेरा सफ़र मेरठ से गुड़गांव के लिए। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
एंड मैं अभी बहुत लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, तो फटाफट ऊपर जा रहा हूँ। ओके बाय बाय।